दोस्तों, जस्ट रिसेंटली हमने एक ब्लॉग पब्लिश किया है जो लेटेस्ट डेटा अपडेट आने के बाद किया है, एंड दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप। दोस्तों, भारत 2030 तक दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। उस ब्लॉग में हमने ये कैसे वो पब्लिश किया है। उसके साथ चाइना यूएस के और करीब आ जाएगा जीडीपी में। साथ में दोस्तों हम इंडोनेशिया, बांग्लादेश को, वियतनाम जैसी कंट्रीज को भी आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये कैसे दोस्तों एनालिसिस किया है, आइए दोस्तों इस पे बात करें। उसके साथ मैं सब स्टूडेंट को अपडेट बता दूं कि ऑलरेडी आप लोग इकोनॉमिक एनालिसिस सीखे हो दोस्तों। वर्ल्ड बैंक का 1 जुलाई को लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। तो 1 जुलाई को दोस्तों वो लोग 2024 के साल का जीडीपी दुनिया का अपडेट करते हैं। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 6 तारीख, कल मैंने ब्लॉग बनाया 5 तारीख, दोस्तों ये उसी वर्ल्ड बैंक के अपडेट से है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने जो अब तक एनालिसिस किया है उसमें ये नया अपडेट दोस्तों ऐड कर दीजिएगा। मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, पर उसके आपका भी रिसर्च करना दोस्तों जरूरी है, राइट। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिट फ्रॉम इट, जहां पे हम मैक्रो ट्रेंड वर्ल्ड के डिकोड करते हैं और उससे इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स लेते हैं। मुझे क्या एक्शंस लेनी चाहिए। अब अगर 2030 का चित्र बदलता जा रहा है कंटिन्यूली, तो ये जो डायनेमिक चित्र बदल रहा है उससे एज अ इन्वेस्टर मैं कैसे फायदा उठाऊं। जो कंट्रीज के रैंकिंग आगे बढ़ रहे हैं और जो कंट्रीज के रैंकिंग घट रहे हैं, उससे मेरे पोर्टफोलियो में क्या फर्क सकता है। आइए दोस्तों इस पे बात करें। आइए दोस्तों, इसी डेटा में हम लोग आगे टेक्टोनिक शिफ्ट पे ट्रिगर करें जो 1990 से 2030 की ओर गई। जैसे आपने देखा दोस्तों, चाइना नंबर 11 से नंबर 2 तक दोस्तों आ गया और है, और 2030 में वो और गैप कम करेगा यूएस के साथ की। तो ऑब्वियस है यूएस चाइना के बीच में टकराव तो होने हैं, और ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जितना चाइना करीब आएगा उतना तो रिस्क है यूएस के लिए। साथ में दोस्तों हम इंडिया भी देख रहे हैं 12वें नंबर से 5वें नंबर पे। और दोस्तों अब हम तीसरे नंबर की तैयारी कर रहे हैं 2030 में, करीबन 6 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ। खास चीज देखने जैसी ये भी है कि चाइना और इंडिया दोनों की इकोनॉमी एक जितनी थी, पर चाइना ने वो कदम जो हमने आज उठाए दोस्तों, हमसे 20 साल पहले उठाए। उन्होंने वो कदम है जिसका फायदा कंपाउंडिंग इफेक्ट में उनको 20 सालों में नजर आया। आज चाइना को देख के हम बोलते वाओ क्या बात है, लेकिन ये वो चेंज है जिनके उन्होंने रूट्स ऑलरेडी 1990s में डाल दिए थे दोस्तों। उस समय का मेड इन चाइना का उनका आयोजन, उनकी स्कीम्स ने दोस्तों आज चाइना को दूसरा दुनिया के दूसरे नंबर की इकोनॉमी खड़ी कर दिया, और हमसे हमारे जितने ही थे पर हमसे 5 गुना आगे लेके खड़ा कर दिया। लेकिन यस दोस्तों, भारत ने भी इन सालों में 5वें नंबर की रफ्तार पकड़ी और हम 2030 तक तीसरे नंबर बनने वाले हैं। चौथे नंबर पे भारत पहुंचा है। ये दोस्तों कहना है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर हम 2024 क्लोज कर देते हैं एज पर वर्ल्ड बैंक, तो जापान 4 ट्रिलियन, इंडिया 3.9 ट्रिलियन, राइट। लेकिन जैसा हम लोग देख, तो जापान का बिल्कुल ग्रोथ नहीं और इंडिया का जबरदस्त ग्रोथ है। तो Q1 के जो अपडेट आए उसके बाद से ये दोस्तों बातें आई है कि इंडिया चौथे नंबर पे आ है। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर मैं 2025 देखूं तो भारत चौथे नंबर पे आ चुका है। इस डेटा में मैंने नहीं बताया है क्योंकि मैं 2024 डेटा वर्ल्ड बैंक के आपके साथ पेश कर रहा हूं, राइट। तो भारत और चाइना का ये उदय, उसके साथ दोस्तों हमने देखा बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, खास करके दोस्तों इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इन लोगों का भी राइस। तो ओवरऑल जो रशिया का दबदबा था, दोस्तों 2030 में ग्लोबल साउथ दोस्तों राइज हो रहा है। जैसे एक समय पे वो सब कंट्रीज यंग थी, उन लोगों ने अलग अलग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फायदा उठा पाए दोस्तों, कॉलोनियल एशिया फायदा नहीं उठा पा रहा था। पर अब दोस्तों ये एशिया की बारी है।
आप एशियन कंट्रीज को आगे बढ़ता देख रहे हो। अब एशियन यंग है, यंग के साथ जितना एशियन कंट्रीज एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग, मेकिंग प्रॉपर कंट्रीज पे फोकस करेंगे दोस्तों, उतना हम ये साउथ एशिया के दबदबा को और आगे बढ़ता देखेंगे। और भारत ने तो फायदा उठाया ही है। अब दोस्तों से 2024-25 से 2030 की बात करना चाहूंगा। दोस्तों इस पूरे 5 साल के फेज के दरमियान दोस्तों भारत से उम्मीद है, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोथ हमको भारत से दोस्तों मिलना है। 6.5% के ग्रोथ की उम्मीद है भारत से रियल जीडीपी में। अगर मैं जीडीपी एट करंट प्राइस देखूं तो डबल डिजिट प्लस ये ग्रोथ रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भारत से मिलना है मेजर इकोनॉमीज पे। वैसे अगर मैं दूसरी कंट्रीज देखूं तो इस लिस्ट में फिलीपींस नहीं है, पर फिलीपींस का ग्रोथ भी भारत जैसा रहना है। पर हाँ, भारत का मेजर में नाम आता है, फिलीपींस मेजर इकोनॉमी नहीं है तो ये टॉप 15 में नहीं है। बाकी इंडिया, फिलीपींस 6.5% का ग्रोथ। उसके बाद में देखो तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इन सब कंट्री में भी 5% प्लस 5% मोर का ग्रोथ इस 5-6 साल में देंगे। तो ये कंट्रीज को भी उसका दोस्तों फायदा है। जबकि जो लीडिंग इकोनॉमीज है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, दोस्तों इन सब का ग्रोथ 1-2% के आसपास का रहेगा। तो सीधी बात है, जितना हम और आगे बढ़ेंगे ये वो कंट्रीज है जो धीमे धीमे रैंकिंग में नीचे आएगी। और जो कंट्रीज का ग्रोथ है ये वो कंट्रीज है जो मैंने अभी आपको बताया। इंडिया हो गई सबसे अव्वल में अभी ग्रोथ में, राइट। साथ में दोस्तों मैंने आपको फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम ये सब बताया। ये सब कंट्रीज का फोकस अगर सही रहा दोस्तों, ये सब अपने रैंकिंग को बढ़िया सुधारेंगे। वेल्थ दोस्तों यहाँ पे बननी है। ऑल राइट फ्रेंड, राइट फ्रेंड्स, तो बिल्कुल क्लियर रहे दोस्तों कि दुनिया का ग्रोथ जिधर होगा वेल्थ उधर बनेगी। यस, सस्टेनेबल ग्रोथ भी चाहिए, तो सस्टेनेबल ग्रोथ जिधर रहेगा वेल्थ उधर बननी है। ध्यान रखे ग्रोथ पे। इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी किधर आती है? थीमेटिक अल्फा। अल्फा दुनिया को एशिया से मिलना है, और एशिया में खास करके मेजर इकोनॉमी में, चलो चाइना तो था ही, पर अब आने वाले समय के लिए दोस्तों भारत। तो थीमेटिक अल्फा एशिया है, अव्वल भारत है। साथ में इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस भी ग्रोथ अच्छा कर रही है, मार्केट फ्रेंडली रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और मिडिल क्लास का कंजप्शन वहां पे भी राइज हो रहा है। बांग्लादेश में कुछ दिक्कतें हैं जिनकी वजह से दोस्तों ग्रोथ वहां पे ठंडा हुआ है, ये हम जानते हैं, लोग से बात छुपी नहीं। तो सेक्टोरियल एक्सपोजर पे भी दोस्तों इसके साथ मुझे इन्हीं कंट्रीज पे दोस्तों ध्यान देना चाहिए। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। एक ही मिनट दोस्तों। जब भी कोई कंट्रीज आगे बढ़ती है दोस्तों, ऐसी जगह पे दोस्तों फाइनेंशियल की जरूरत तो पड़ती है। तो फाइनेंस को बिल्कुल भूलना नहीं है। सेक्टर बढ़िया रह सकता है, साथ में इंफ्रा, क्योंकि वो कंट्रीज होती है जहां पे पैसा नहीं होता है, इंफ्रा स्पेंडिंग पहले नहीं हुआ होता है, तो अब वहां पे इंफ्रा स्पेंडिंग भी बढ़ता है। तो इंडिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ऐसी कंट्री के लिए फाइनेंस, इंफ्रा आपकी एक प्रेफरेंस होनी चाहिए। साथ में कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन और टैक। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और टैक्स को एक्सपोर्ट करते एशियन कंट्रीज ओवरऑल देखे तो आपको इन में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और टैक्स एक्सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंजप्शन यहाँ पे बहुत होता है, यंग कंट्रीज है दोस्तों, और जैसे इनकम बढ़ती है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन सब कंट्रीज में दोस्तों बढ़ती है। तो मैं फाइनेंस, इंफ्रा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और टेक, इन चीजों पे ध्यान दे सकता हूं। अब जो कंट्रीज डेवलपिंग है, जो डेवलप हो रही है, आगे बढ़ रही है, वहां पे डिफेंस स्ट्रांग नहीं होता है। और जनरली कंट्रीज डेवलप्ड इकोनॉमी से ही डिफेंस की चीजें लेते हैं, जो हम भी अभी तक लेते थे। पर इंडिया जबरदस्त स्ट्रांग हुआ है दोस्तों, डिफेंस में भी, रिन्यूएबल में भी। ओवरऑल थियरी ये कहती है कि डेवलपिंग कंट्री में आप निवेश करो, बाकी सब सेगमेंट में करो, पर डिफेंस और रिन्यूएबल के लिए आप उन डेवलप्ड इकोनॉमी से
माल लेना होगा तो वहां पे यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ये वो कंट्री हुई जिधर डिफेंस और रिन्यूएबल पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं भारत के लिए खास कहूंगा दोस्तों, भारत ने दूसरी कोई भी आसियान की कंट्रीज देख लो, इंडिया ने जबरदस्त डिफेंस और रिन्यू दोनों में अपना मुकाम हासिल किया है। तो अब मैं डिफेंस और रिन्यूएबल के लिए भी दोस्तों में डिपेंड नहीं रहूंगा डेवलप्ड इकोनॉमी की कंट्रीज के ऊपर। भारत, हम यहाँ पे डिफेंस और रिन्यूएबल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रंटियर अपग्रेड हो सकते हैं बांग्लादेश और वियतनाम के अंदर दोस्तों। तो यस दोस्तों, इमर्ज हो रहे हैं पॉजिटिव पैसिव फ्लो यहाँ पे आ सकता है, प्रोवाइडेड जो कुछ मैंने चैलेंजेस बांग्लादेश के बताए अगर वो क्लियर होते हैं तो अगले समय के लिए वो भी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। राइट। अब दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी है, डेवलप्ड मार्केट्स रोटेशन, जैसे यूएस यूरो इक्विटीज को वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन का सामना कर करना पड़ सकता है। कैपिटल रियल टू हाई ग्रोथ इमर्जिंग सेक्टर, जैसे जैसे आने वाले समय में फ्लो इमर्जिंग मार्केट्स यानी एशियन की ओर आएगा, वैसे वैसे वैल्यूएशंस में कमी भी आप यूएस और यूरो के मार्केट्स में देखेंगे। जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट भी एक रिस्क है, सप्लाई चेन शिफ्ट और डिफेंस स्पेंडिंग में रीडिफाइंड रेजिलियंस एंड प्राइसिंग पावर। करेंसी पे भी ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि जब बाहर के लोग इंडिया में निवेश करेंगे तो उस केस में उनको डॉलर रिटर्न भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। राइट फ्रेंड्स। अब हम सीधे सीधा दोस्तों इन्वेस्टर एक्शन पे आते हैं। चलो मैं करूं। तो फ्रेंड्स, एक शिफ्ट पूरा दुनिया का एशियन कंट्रीज की ओर आता जा रहा है, इस पे ध्यान रखें। रिफॉर्म्स भी देखे। इंडिया की कैपेक्स साइकिल आपने इस साल देखा कि जबरदस्त इन्वेस्टमेंट, अब तक का लाइफ टाइम हाई ये साल निवेश किया, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है। चाइना स्टिमुलस पैकेजेस दे सकता है, ईयू ग्रीन डील, सो यूज दीस टू एक्यूमुलेट इमर्जिंग मार्केट, बिल्ड एक्सपोजर टू एशिया फोकस्ड मल्टी थीमेटिक फंड, जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ, इंफ्रा, ग्रीन मोबिलिटी, ये सब भी बढ़िया रह सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए दो स्ट्रेटेजिक एलोकेशन टू कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग जीडीपी पर कैपिटा का ग्रोथ। दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया के लो जीडीपी कैपिटा की, पर उसके साथ हम ये भूल जाते हैं कि सबसे हाई ग्रोथ जीडीपी पर कैपिटा का तो भारत में ही है, तो उसको भूलने का नहीं। आज की मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी पर कैपिटा की, वो तो आज के हिसाब से, पर कल क्या होने वाला है? कल वही सुधरेगा जहां पे जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ ज्यादा है और उसमें भारत सबसे आगे है। राइट। डेमोग्राफिक टेलविंड है दोस्तों इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज पे। सो यस दोस्तों, नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रंटियर इश लेड रहेगा। अपने पोर्टफोलियो को इसी प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हो। राइट। तो आई होप दोस्तों, जो नया अपडेट वर्ल्ड बैंक का आया है, ये जब आप लोग इसे देखोगे तो इससे कुछ आइडियाज आपको जरूर मिलेगी। मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा आप किस कंट्री पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।